आप जानते हैं 9 जनवरी 2024 को, माफ कीजिएगा, उस्ताद राशिद खान साहब का निधन हो गया। वो इस दुनिया फानी को छोड़कर चले गए। अगर इसको मैं दूसरे शब्दों में कहूं तो संगीत आकाश का सूर्य जो है वो डूबा नहीं, क्योंकि कलाकार कभी डूबते नहीं, वो उस पार चले गए। और मुझे लगता है कुछ व्यक्तित्व ऐसे होते हैं, कुछ शख्सियत ऐसी होती हैं जिनके बारे में भूमिका की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन जब हम हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की बात करते हैं तो महत्वपूर्ण हस्ताक्षर, अप्रतिम प्रतिभा के धनी, आज उनको हम श्रद्धांजलि स्वरूप खिराज अकीदत पेश करते हुए ये कार्यक्रम लेकर आए हैं आपके लिए। मेरा सौभाग्य है कि पद्मश्री अनुप जलोटा जी हमारे साथ हैं। मैं बहुत आभारी हूं आपकी कि आपने उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए हमारे लिए समय निकाला। भजन को मंदिरों और प्रांगणों से जन जन तक, मन मन तक पहुंचाने का कार्य जो संगीत जगत में आदरणीय अनुप जलोटा जी ने किया है वो अतुलनीय है अपने आप में। और साथ ही अगर हम गजलों की बात करें, फिल्मों की बात करें, तो आपका योगदान अविस्मरणीय है। उस्ताद राशिद खान साहब के भाई उस्ताद मुजाहिद हुसैन खान साहब हमारे साथ हैं और उनके फर्जंद शहबाज खान हमारे साथ हैं। आप दोनों को भी मैं जानती हूँ कि ये वक्त नहीं है कि मैं आप लोगों को अप्रोच करती, लेकिन मुझे लगा कि एक माध्यम से उनके बारे में जब हम खराज अकीदत की बात कर रहे हैं पहुंचनी चाहिए, तो इसलिए ये कोशिश हम कर रहे हैं। हमारे साथ में पंडित विनोद कुमार द्विवेदी जी हैं और उनके सपुत्र आयुष द्विवेदी जी हैं। जब मैं ध्रुपद और धमाल गायकी की बात करती हूँ तो आप जाना माना नाम है और अनेक वर्षों से बहुत से महोत्सवों में आप शिरकत करते आ रहे हैं। तो और हमारे साथ विजय शंकर मिश्र जी भी हैं जो तबला गुरु हैं और संगीत लेखक भी हैं। विजय शंकर मिश्र जी, मैं आपका भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ, आपने उस्ताद राशिद खान साहब को श्रद्धांजलि देने के लिए समय निकाला है। परीश जी के विषय में आपको बताना चाहेंगे कि विगत 2 दशकों से आप युवाओं को, डॉक्टरों को संगीत की शिक्षा दे रहे हैं, म्यूजिक कंपोजर के रूप में भी आप जाने जाते हैं। अनूप सर, सबसे पहले मैं आपसे शुरू करना चाहूंगी। रामपुर सहसवान घराने की जब हम बात करते हैं तो उस्ताद राशिद खान साहब का नाम लिया जाता है कि किस प्रकार से वो 35 वर्षों से संगीत की साधना कर रहे थे। 11 वर्ष की आयु में उनकी पहली प्रस्तुति हुई। कैसे याद करेंगे आप? उस्ताद राशिद खान साहब, मेरे से बहुत उनका प्यार था, मुझसे बहुत सुंदर संबंध था। वो मुझे बड़े भाई कहा करते थे। कैलकाटा में उनके घर मेरा आना जाना रहा, वो मेरे घर आते थे बम्बई, हम लोग यहाँ बैठते थे। वो बड़े सरल इंसान थे। उनको गाने बजाने के अलावा और किसी चीज से कोई मतलब नहीं था। जब बातें होती थी कि ये राग, इसमें ये देखो, ये बंदिश बनाई है, ये हमारे बुजुर्गों की बंदिश है, यही बातें होती थी। मैं उनको कुछ वर्षों से आधुनिक तानसेन कहा करता था। मैं उन्हें कहता था कि इस वक्त आप जैसा दूसरा फनकार नहीं है। आपकी जो गायकी इस वक्त है, आपकी आवाज की जो बुलंदी है और जो तैयारी है, वो सब अब किसी दूसरे में नहीं देखने को मिलती। कुछ वर्षों से उनकी तबीयत जो खराब थी वो मुझे मालूम था, मैं किसी को नहीं बताता। उन्हें भी ये उनको भी ये पता था कि मैं जानता हूं, लेकिन मैंने कभी इसका जिक्र किसी से किया नहीं। मैं और तलत अजीज दोनों बहुत दोस्त हैं और तलत जी अ, उनके बहुत क्लोज, बहुत ही क्लोज क्लोज फ्रेंड्स। तो हम दोनों को पता था उनके बारे में, लेकिन हमें यह भी उम्मीद थी कि जिस तरह का ट्रीटमेंट उनको बताया गया है उसको कर रहे होंगे, सब ठीक होगा। लेकिन शायद उस पर उन्होंने बहुत ध्यान नहीं दिया, ट्रीटमेंट पर, और उन्हें खोना पड़ा हमें। हम उन्हें भूल नहीं सकते कभी, न उनको भूल सकते हैं, न उनकी शख्सियत को, न उनके गाने बजाने को। बड़ा सुंदर परिवार है, बड़े प्यारे बच्चे सब, बड़े टैलेंटेड। मैं इतना ही कहूंगा कि वो कमी, वो कमी को पूरी कर नहीं पाएगा, नहीं पॉसिबल है। अब ऐसे फनकार होना मुश्किल है। तो पद्मश्री उस्ताद राशिद खान साहब आ चुके हैं। जोरदार तालियों के साथ उन्हें बताइए कि आप उनको सुनने के लिए कितने लालायित हैं। अनेकानेक वर्षों से आप स्वर साधना में लीन हैं। जिस अनुशासन की हम बात कर रहे थे, तो कहना ना होगा, अनुशासन, ललक, अथक परिश्रम कैसे आपके जीवन की दिशा बदल सकता है, ये अगर हमें जानना है तो हमें उस्ताद राशिद खान साहब के जीवन से हम सीख सकते हैं।
जी। अनूप से आपने भी कहा कि तानसेन, आप उनको भी कह रहे हैं कि वो आधुनिक युग के थे। ऐसा बताया जाता है कि उनका जो परिवार है, 21वीं पीढ़ी जो है उनकी तानसेन की कही जाती है। आपने जैसे जिक्र किया उनके परिवार का, तो उनके नाना जो उस्ताद निसार हुसैन खां थे, उनसे पहले उन्होंने शुरुआत में तालीम ली, और उसके बाद फिर गुलाम मुस्तफा खां साहब से भी उन्होंने तालीम ली। मैं यहाँ आपसे ये समझना चाहूंगी कि 11 साल की छोटी उम्र से उन्होंने प्रस्तुतियां देना शुरू कर दिया था, और इतना लंबा उनका ये रहा। रागों की दृष्टि से कहा जाता है कि वो विभिन्न तरह के रागों को मिलाकर जिस तरह से गायकी करते थे, वो अपने आप में बिल्कुल अनूठी थी। ये उनकी खासियत थी, क्योंकि उनका अधिकार रागों पर बहुत अच्छा था, पकड़ बहुत अच्छी थी। तो जब वो बीच में राग बदलते थे, तो रागों को जैसे बदलते थे पता नहीं लगता था कैसे वहां से वहां पहुंच जाते थे। उनके लिए बड़ा आसान लगता था, हम लोग के लिए मुश्किल लगता था कि कैसे फट से इधर से उधर चले गए। लेकिन वो पकड़ होती है जबरदस्त, तो इंसान वो कर लेता है, और वो कर पाते थे। उस्ताद निसार हुसैन खान साहब की तानों का तो कोई जवाब ही नहीं था। तो इनको खानदान से मिला है, लेकिन इनको पिछले जन्म से भी मिला है। क्या बात है। क्योंकि कुछ जी। कलाकार जब इतनी कम उम्र में गाते हैं ना ऐसा, तो वो बिल्कुल 100% बात पक्की है कि वो इस जन्म का नहीं है, वो पिछला आया है उनमें। कहीं से वो किसी जबरदस्त गवैया की आत्मा लेके आए। अगर जिक्र करें हम मास्टर मदन का, तो मास्टर मदन ने 8 साल की उम्र में जो गाया है, वो क्या पॉसिबल है? नहीं है पॉसिबल। इट्स नॉट पॉसिबल। आजकल जो हम लोग छोटे छोटे बच्चों को रियलिटी शोज में सुनते हैं, क्या वो पॉसिबल है ऐसा सीख के गाना? नहीं है, बिल्कुल भी संभव नहीं है। तो ये सब भगवान के भेजे हुए हैं, पुनर्जन्म की जाओ, जो काम बाकी बचा था वो करके आओ। लेकिन राशि साहब को हम खोना नहीं चाहते थे। ये अभी हमें चाहिए थे वो, 25-30 जी। साल और चाहिए थे, क्योंकि उनका गाना बहुत सधा हुआ था, बड़ा पक्का था। तो जल्दी चले गए। ऐसे ही हम कभी जब जगजीत साहब का जिक्र करते हैं, जगजीत सिंह जी का, जी। तो वो भी बस यूं ही चले गए। उनकी जो उम्र थी, वो अ, होने वाली बात थी नहीं, अभी नहीं, नहीं जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए था। ये बहुत अच्छा गा रहे थे, वो 70 साल की उम्र में परफेक्ट गा रहे थे। जी। तो जो परफेक्ट गा रहा है उसको फिर नहीं जाना चाहिए, रहना चाहिए। हमारा बहुत बड़ा लॉस, ये पृथ्वी का लॉस है, उस्ताद राशिद साहब का जाना वाह। बहुत बड़ा लॉस जी। आपने अभी सर इंडियन आइडल का जिक्र किया, जिस तरह के आजकल जो प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे युवाओं को मंच मिल रहा है अपनी गायकी प्रस्तुत करने का। कुछ दिन पहले विनोद सर, हम लोग का एक कार्यक्रम था विनोद जी, अभी पिछले सप्ताह की बात है, सिटी फोर्ट में। तो वहां सवाई भट्ट आए हुए थे और भी कलाकार थे, तो उन्होंने कहा कि मैं उस्ताद राशिद खान साहब से बहुत मुतासिर हूँ। तो विनोद जी, मैं आपसे थोड़ा समझना चाहूंगी कि आज के बच्चे जब कहते हैं कि हम उस्ताद राशिद खान साहब से प्रभावित हैं, उनकी गायकी से प्रभावित हैं, और उस्ताद राशिद खान साहब खुद कहा करते थे, हम इंदौर घराने के जो उस्ताद अमीर खान साहब है, जिन पे हमने एक कार्यक्रम भी किया था, आपको याद होगा, तो वो उस्ताद अमीर खान साहब से प्रभावित थे। थोड़ा सा प्रकाश डालें कि आज जब उनको हम याद कर रहे हैं, उनकी गायकी को याद कर रहे हैं, आने वाले समय में आपको लगता है कि इस परंपरा को, इस थाती को किस तरह से हम आगे बढ़ाएंगे? नास्ति नादात परो मंत्र, न देवा समात्मना परा, नानुसंधे परा पूजा, नहीं तृप्ते परम सुख। ये हमारे राशिद भाई ने, हम लोग मंच में भी मिले, मंच से बाहर मिलते थे। एक कलाकार दूसरी विधा के कलाकार के प्रति भी कैसा भाव रहता है। अभी हमारे देश के गौरव हमारे पंडित जी यहाँ उपस्थित अनूप जी, तो जो उन्होंने अपने विचार व्यक्त किए और एक विधा के प्रति सम्मान किया, तो मैं उनको प्रणाम कर रहा हूँ। यही चीज राशिद जी में, उस्ताद जी में, कि हम ध्रुपद गायकों के प्रति भी सम्मान का बहुत ही सुंदर भाव। तो जो मैंने श्लोक कहा, उन्होंने अपने जीवन में उसको उतारा है।
नास्ति नादात परो मंत्र। उनके जीवन में नाद से बड़ा कोई मंत्र नहीं था। नास्ति नादात परो मंत्र न देवा समात्मना परा। अपनी आत्मा से बड़ा कोई देव नहीं। नानुसंधे परा पूजा। नाद के अनुसंधान से बड़ी कोई पूजा नहीं है। और नहीं तृप्ते परम सुख। 55 वर्ष की आयु में जो संगीत जगत को एक संतृप्ति दी है, तृप्ति दी है, एक बोध दिया है, एक दिशा दी है और यह शुभ संकेत दिया है। उन्होंने जहां भी देखा, तो चाहे आपका फिल्म हो, ख्याल हो या अन्य चीजों में, अभी जैसे आदरणीय आपने बताया कि वो कैसे स्वर में घूम जाते थे, तो ये विशेषता उनकी अलौकिक थी। तो आपको ये मानना ही पड़ेगा तपस्या जी कि उनके अंदर अलौकिक और शाश्वत प्रतिभा थी, जो ऊपर से लेकर के आए थे। आपका भी ताल्लुक जो है वो रामपुर से है और सिरस्मा घराने से है, तो क्या कहेंगे आप? हमारा घराना रामपुर संस्थान घराना जो है वो पीढ़ियों से चला आ रहा है, कम से कम 150 साल पुराना घराना। जी, उनके बारे में कुछ बताना चाहें, कुछ ऐसी बातें जो हम लोगों को नहीं मालूम है उमूमन जी। इजाजत पापा की और अंकल भी हैं। और राशिद रिलेशन में वो मेरे अंकल, मेरे चाचा भी थे, मेरे मामा जी भी थे, मेरी मदर की तरफ से भी रिलेशन था, father की तरफ से भी रिलेशन था। तो इस वक्त मतलब हम बता नहीं सकते कि जब उनकी हमें न्यूज ये पता लगी है कि वो इस दुनिया से रुखसत हो गए, हम अपनी फीलिंग्स बयान नहीं कर सकते तपस्या जी कि हम लोगों के ऊपर जो इस वक्त क्या बीत रही है। हमारे घराने से इतनी बड़ी धरोहर, इतना बड़ा नाम, तो समझ हमारे घराने के पिलर थे वो। तो हम एज अ फैमिली मेंबर्स, हम आपको अपना गम, अपना दुख कैसे, किस तरीके से हम बताएं कि हम इसको क्या फील कर रहे हैं। विजय शंकर मिश्र जी, मैं थोड़ा सा यहाँ आपसे समझना चाहूंगी, क्योंकि आप इतने वर्षों से लिख रहे हैं, मतलब आप, मैं अगर देखूं तो 7,000 से ज्यादा तो आपके लेख ही आ चुके हैं। तो मैं आपसे अगर ये पूछूं कि किस तरह से उस्ताद राशिद खान साहब के बारे में आप अपने उद्गार बयां करेंगे, तो क्या कहेंगे आप? सबसे पहले तो मैं पंडित अनूप जलोटा जी और उस्ताद मुजाहिद हुसैन खान साहब को आदाब कहना चाहता हूँ, नमस्कार कहना चाहता हूँ। राशिद भाई से मेरी पहली मुलाकात 91-92 के लगभग हुई थी। दिल्ली में श्रीफोर्ट सभागार में उनका प्रोग्राम था, आईटीसी संगीत सम्मेलन में, और मैं उनके नाम से परिचित नहीं था। तो बिल्कुल सांवला सा एक लड़का, दुबला पतला, 20-22 वर्ष की उम्र होगी, कोई भी मतलब चमक नहीं, बिल्कुल प्रभावहीन आदमी। और जब गाने बैठे तो जैसे जैसे सुरों की बढ़त होती गई, ऐसा लगा कि रोशनी फैलती गई, और आधे घंटे के बाद वो आदमी इतना खूबसूरत लगने लगा कि मैं आपको क्या बताऊं। उस प्रोग्राम में उस्ताद बिलायत खान साहब आए थे, पंडित हरिप्रसाद चौरसिया आए थे, पंडित शिव कुमार शर्मा आए थे, उस्ताद जाकिर हुसैन थे, शिवा मुदगल थी, बहुत सारे लोग थे। लेकिन जब मैंने रिव्यू लिखा तो मैंने राशिद खान का फोटो दिया और कैप्शन लिखा, भारतीय संगीत का सुनहरा भविष्य। क्या बात है। तो संपर्क का फोन आया कि अरे भाई, इतने बड़े बड़े कलाकार आए थे, किसी बड़े कलाकार का फोटो दे दीजिए। मैंने कहा नहीं, यही फोटो छापी है। तो ये राशिद खान से मेरी पहली मुलाकात थी उनके संगीत के जरिए। फिर मैं जाकर उनसे हॉल में मिला, उनको मैंने बधाई दी, और धीरे 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 मुलाकातों का सिलसिला शुरू हुआ। उनके निधन के बाद पहला सेंटेंस जो मेरे मुंह से निकला वो यह था कि गायन का सूर्य उम्र की दोपहरी में डूब गया। सूर्यास्त होता है शाम को, लेकिन गायन का सूर्य उम्र की दोपहरी में डूब गया। 55 साल के कलाकार को ना हम लोग संगीत की भाषा में कहते हैं एक अच्छा लड़का गा रहा है, उसको हम लड़का कहते हैं। मतलब 50-55 की जो उम्र होती है वो युवा माना जाता है संगीत की दुनिया में। तो ये राशिद भाई के जाने की उम्र नहीं थी, अभी उन्होंने बहुत
किया, लेकिन बहुत कुछ और उनको करना था। मैं मुजाहिद हुसैन खान साहब आपसे ये समझूं अगर कि आपने उनको देखा है बड़े होते हुए भी, हमने उनको मंच पे देखा है। मेरी खुशनसीबी अनूप जी, जैसा कि मैं अभी जिक्र करी थी कि वृंदावन में मुझे उनके लिए प्रोग्राम करने का मौका मिला, ये मेरी खुशनसीबी है। तो हम दोनों की स्वामी तरफ से जी, अनु अनु को हम हमारा नमस्कार, हमारे साथ हैं। मैं मुजाहिद हुसैन खान साहब से थोड़ा समझना चाह रही थी कि हमने उस्ताद राशिद खान साहब को स्टेज पे देखा है परफॉर्म करते हुए, या यूट्यूब पे देखा, या फिल्मों में उनके गाने सुने हैं। अगर हम आपसे जाती तौर पे पूछें बतौर इंसान वो कैसे थे, आपने उनको बड़े होते हुए देखा है, कुछ अगर आप शेयर करना चाहें। दादाजी से उनको बहुत प्रेम था। वो जब भी आते थे हम्म। प्रोग्राम में तो वो घर पे मिलने आते थे, ये मुझे अभी तक याद है नहीं। हाँ। उनसे चाहे वो रात में, चाहे उनको कितना भी समय हो जाता था प्रोग्राम के बाद, बट हम्म। वो जरूर आते थे दादी जी से और पापा से उनको मिलना होता था उनकी। जी, तो कुछ बताना चाहें उनके बारे में, उनको खाने पीने में क्या पसंद था और किस तरह से रियाज किया करते थे, कभी आपने देखा हो या कभी इस तरह की बातें हुई हो। खाने पीने का तो उनको मैं बताऊं कि खाने पीने का जैसे शौक, वो खुद अच्छा संगीत, बहुत अच्छे गुरु और बहुत अच्छे गायक थे, बहुत अच्छा खाना भी बनाते थे। अच्छा। ये आपको शायद जी। कि जी। एक बात ये कभी कभी सुनने में आता है कि उन्होंने उस्ताद गुलाम मुस्तफा खान साहब से भी थोड़ा बहुत सीखा था शुरू शुरू में। ये सही है क्या? नहीं, माफ कीजिएगा, ये सही नहीं है। उन्होंने सिर्फ अपने कई इंटरव्यू में कहा कि मैं अपने नाना जी उस्ताद निसार खान साहब का ही शागिर्द हूँ। आप जी, देखिए उनका इंटरव्यू। शुरुआती बायोडाटा में भी मिलता है कि शुरुआती तालीम बिल्कुल शुरू में, चाहे हम्म। मतलब बहुत थोड़े दिन की हुई हो, और हम्म। उनके मामा उस्ताद मुस्तफा खान साहब ने भी दिया था। तो ऐसा भी अ, पढ़ने को आया है। इसलिए मैं जी। सोच रहा था आप उस लोग करते हैं, इसलिए मैंने सोचा आपसे पूछूं। जी। जो सही बात है वो ये है, जो उन्होंने एक इंटरव्यू में भी कहा है हम्म। कि मुंबई वो गए, बट वहां मुंबई में गए तो वहां उनका स्कूल में एडमिशन करा दिया गया था, और वहां गाना नहीं, वहां उन्होंने 1 साल तबला सीखा, गाना नहीं सीखा। और जब बदायूं आए तो उसके बाद कुछ दिनों के ही बाद ही SRA संगीत रिसर्च एकेडमी से पंडित विधि किशोर जी का कॉल गया हम्म। वहां पर, और मेरे दादाजी परदादाजी निसार हुसैन खान साहब के पास, और इनविटेशन कहा कि यहाँ संगीत रिसर्च एकेडमी में एज अ हम्म। गुरु आप तशरीफ लाए, और आप तो आए और अपने शागिर्दों को या फैमिली मेंबर्स के साथ आप, तो लिहाजा हम्म। वो जब वहाँ सारे संगीत रिसर्च एकेडमी जब गए तो उनके साथ साथ अपने शागिर्दों को भी साथ में ले गए, अपने बेटों के साथ गए, जिसमें से उस्ताद राशिद खान साहब भी उनके साथ गए। क्योंकि जब वो वापस आए तो राशिद खान साहब के जो वालिद साहब थे, उन्होंने लिहाजा उनके बड़े अदब से और बड़े रिस्पेक्ट से हाथ जोड़ के कहा कि खान साहब, मेरे बेटे को मैं आपके सुपुर्द कर रहा हूँ, जिंदगी आपके हवाले, इसको अपना शागिर्द बना लीजिए और अपनी छत्र छाया में इनको सिखाइए। तो महज 8-9 साल की उम्र थी जिस वक्त राशिद चाचा संगीत रिसर्च एकेडमी में वहां गए, वहां स्कॉलर, उनको स्कॉलरशिप मिली, और उसके बाद वो सिलसिला तालीम का जो शुरू हो गया, और इतनी मेहनत से उस्ताद निसार हुसैन खान साहब ने उनको सिखाया, और उससे कहीं ज्यादा मेहनत उन्होंने अपने ऊपर, और उस मेहनत से उन्होंने, और ना की मेहनत, उन्होंने बहुत खिदमत से उनका दिल जीता और उनसे वो तालीम हासिल की। लता दी अधिकांशतः ये कहा करती थी कि उन्हें हमेशा ये मलाल रहा कि वो शास्त्रीय गायिका नहीं बन पाई। मतलब, तो मैं आपसे पूछूंगी कि शास्त्रीय गायकी की जब हम बात करते हैं, याद कर राशिद खान साहब को आज याद कर रहे हैं, तो उन्होंने किस प्रकार से आधुनिक उससे जोड़ते हुए युवाओं तक, जन जन तक शास्त्रीय गायकी को पहुंचाया कि उनकी उसमें रुचि जगी, क्या कहेंगे आप। लता जी को जो मलाल था, वही मलाल मन्ना डे जी को भी था कि मैं शास्त्रीय संगीतज्ञ नहीं बन पाया क्योंकि मैं फिल्म में चला गया। एक बार एक कार्यक्रम में मेरे पिताजी गा रहे थे, गा के जब नीचे उतरे तो उसके बाद मन्ना डे साहब का प्रोग्राम, तो मन्ना डे जी ने पिताजी को कहा कि जलोटा जी, मैं ऐसे गाना चाहता था जैसे आप गाते हैं, वाह। लेकिन मैं फिल्म में मेरा नाम हो गया। और सच तो यह है कि शास्त्रीय संगीत सीख कर ही तो अच्छा गाया जा सकता है। मैंने विधिवत सीखा, भातखंडे कॉलेज में भी सीखा, पिताजी ने सीखा,
बड़े बड़े लोगों को सुनता रहता हूँ, उनसे सीखता रहता हूँ, सुन सुन के भी बहुत आता है गाना। तो उसके बाद अब ये अपनी इच्छा है कि हम किस ओर जाएं। इच्छा क्या थी कि मैं लाइट म्यूजिक में जाऊं और अपने क्लासिकल नॉलेज का उसमें उपयोग करूं, और यही मैंने शुरू कर दिया। गजलों में, भजनों में उन रागों को इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। कुछ मेरी कंपोजिशन गुजरी तोड़ी में है, कुछ अय्यर भैरव में है, कुछ भैरव में है, कुछ यमन में है। तो उन 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 रागों का इस्तेमाल जब यहाँ किया तो इससे लोकप्रियता ज्यादा मिली। आप सोचिए कि राशिद खान साहब का बहुत नाम था, लेकिन जब उन्होंने आओगे जब तुम साजना गाया तो उनका नाम उससे चौगना हो गया। ये बात हमें आपको माननी ही होगी। जी। हम हम ये नहीं कह रहे कि वो नहीं गाते तो उनका नाम नहीं होता, नाम तो उनका हो ही चुका था। लेकिन एक जनरेशन ऐसी है जो शास्त्रीय संगीत को नहीं सुनती है। उसने जब ये गाना सुना तो उसने कहना शुरू कर दिया, भाई ये तो कमाल के आर्टिस्ट है, भाई ये तो बहुत बड़े आर्टिस्ट है, कमाल का गाना। तो कहीं ना कहीं फिल्म और लाइट म्यूजिक हेल्प करता है इंसान को सामने आने में। ऐसे यही किशोरी अमनपुर जी को भी इसकी हेल्प हुई थी। उन्होंने जब फिल्म में गाया था, ये होता ही है, सबको हेल्प। बड़े गुलाम अली खान साहब ने जब मुगले आजम में गाया था तो लोग मतलब जो एक जनरेशन ऐसी थी जो नहीं सुन रही थी वो सुनने लगी कि वाह वाह क्या बात। तो हमें इस बात का ख्याल रखना है कि कुछ भी गाएं लेकिन फाउंडेशन अपनी ठीक होनी चाहिए। मतलब हम एक अच्छे मटेरियल बन जाए जी। जी। कि ये मटेरियल अगर अच्छा है तो इससे आप कुछ भी बना लें, वो अच्छा रहेगा। तो अगर सिंगर अच्छी तरह सीख के गुड मटेरियल बन के आया है तो वो गजल गा ले, भजन गा ले, क्लासिकल गा ले, सूफी गा ले, फिल्मी गा ले, कवाली गा ले, सब अच्छा लगेगा, क्योंकि वो गुड मटेरियल है। तो हमें हर एक को ये बताना है कि अगर आपको इस क्षेत्र में अच्छी तरह आके कुछ काम करना है तो बस अच्छे मटेरियल बन के आइए, और उसके लिए सीखना जरूरी है। और सीखना केवल गुरु के साथ बैठकर ही नहीं होता है, सुन सुन के बहुत। मैं तो कभी पंडित जसराज जी को सुनने जाता, हाँ, भीमसेन जी को, किसी को भी सुनने जाता, तो मैं सुनने नहीं जाता था, मैं वहां स्टूडेंट बन के जाता कि अब मैं वाह। क्या इनसे मुझे मिल जाए कि मैं अपने गाने को थोड़ा निखार दूं। तो मैं अपने गाने में कहीं, मेरे पिताजी तो है ही हैं, लेकिन उसके साथ साथ कहीं पंडित जसराज जी हैं, कहीं भीमसेन जोशी जी हैं, कहीं जगजीत सिंह हैं, कहीं गुलाम अली हैं, कहीं मेहंदी हसन साहब हैं, कहीं बेगम अख्तर है। तो इन सबको सुन सुन के अपने गाने को निखारा है, एक मटेरियल बनाया है। तो हमेशा हमें अपने को अच्छा मटेरियल हम बनाते रहें, इसकी कोशिश करते रहना चाहिए। जी, अनुज जी, आपने इतना सरल करके युवाओं के लिए इस बात को समझाया है कि संगीत की साधना किस प्रकार से की जा सकती है। लेकिन मैं अपनी तरफ से ये जरूर कहना चाहूंगी कि अनूप जलोटा एक ही हो सकते हैं, आप संगीत की कितनी साधना कर लें। नहीं उस्ताद नहीं, ऐसा राशिद कुछ खान नहीं। एक ही हो सकते हैं, नहीं मुझे क्षमा हाँ, करिए, आप पंडित भीमसेन जोशी एक ही हो सकते हैं। आपको अपना स्थान स्वयं बनाना पड़ेगा। ये बहुत बड़ा मैं आपका आपको दो योगदान है। बातें बताना चाहता हूँ। जी। मेरे पिताजी इतनी अच्छी तरह से सिखा देते थे बातें। जैसे मैंने एक बार पिताजी से पूछा बचपन में कि जी ठीक है, आप मुझे सिखा रहे हैं, मैं आपसे सीख रहा हूँ, मैं रियाज कर रहा हूँ, सब हो रहा है, सक्सेस कैसे मिलेगी? तो मुझे कहने लगे, अरे सक्सेस मिलना तो बड़ा आसान है। मैंने कहा वो कैसे? कहते अगर तुम्हारा टैलेंट 19 है, तुम्हारा बिहेवियर 20 है, तो सक्सेस 21 मिलेगी। और अगर तुम्हारा टैलेंट 21 है, बिहेवियर 20 है, तो सक्सेस 19 मिलेगी। फिर मैंने उनसे पूछा, अच्छा ये बताइए रियाज कितना जरूरी है? कहते हैं रियाज, अरे रियाज तो मैं बता देता हूँ कितना जरूरी है। मैंने कहा बताइए। तो बताने लगे कि अगर 3 दिन नहीं नहाओगे तो बदन से बदबू आएगी। मैंने कहा बिल्कुल आएगी। तो कहते 3 दिन रियाज नहीं करोगे तुम्हारे गाने से बदबू आएगी। क्या बात। ऐसे बताते थे। फिर मैंने उनसे पूछा, अच्छा ये खर्च का आप मुझे रोज रियाज कराते हैं, तो खर्च का रियाज तो बड़ा कठिन है। कहते नहीं, खर्च का रियाज तो सबसे आसान है। मैंने कहा वो कैसे? कहते बातें ही करो खर्च में, खर्च में बोला करो। तो मैं खर्च में ही बोलता हूँ, माय गॉड। जी। मैं इस स्वर में बोलता हूँ।
मैं ईश्वर में नहीं बोलता तपस्या जी कैसी है, मैं हमेशा बोलता तपस्या जी आप कैसी हैं। जी तो हमारा रियाज 24 घंटे होता रहता है। तो ये जो गुणी लोग होते हैं ऐसे सिखा जाते हैं, और हमें उस पर अमल करना है, सब अच्छा होगा। बीच में जिक्र हो रहा था गुरु शिष्य इस संबंध का। तो देखिए, दो पंक्तियां हैं कि अ, गुरु तो ऐसा चाहिए कि शिष्य से कुछ न ले। गुरु तो ऐसा चाहिए शिष्य से कुछ न ले, और शिष्य भी ऐसा चाहिए कि गुरु को शीश भी दे। क्या बात। वाह। जब ऐसा संबंध बन जाता है तो सुपात्र हो जाता है शिष्य, और गुरु गुरु हो जाता है, जो दाता बन जाता है। जी हम लोग यही करते रहे हैं, इसी भावना से हमने सीखा है, और इसी भावना से सिखाते भी, दोनों भावनाओं को साथ में लेकर। जी फनीश जी, जैसे अभी अनूप जी ने कहा कि गुणी लोग सिखा जाते हैं, लेकिन हमेशा से कहा जाता है, जो गुरु शिष्य परंपरा की बात होती है, कि कला जो है वो सुपात्र को ही दी जाती है। यानी गुरु भी अपने शिष्य का चयन करता है, शिष्य भी गुरु का चयन करता है, और कुछ ईश्वर ईश्वर की कृपा भी होती है। लेकिन अभी जैसे अनूप जी ने कहा कि सिखाने की बात, सीखने वाले के पास भी वो कुव्वत होनी चाहिए, वो प्यास होनी चाहिए, वो भूख होनी चाहिए। उस्ताद राशिद खान साहब की जब हम बात करते हैं, उन्होंने बहुत छुटपन से सीखना शुरू कर दिया अपने नाना से और बाकी लोगों से। और बाद में जब पंडित भीमसेन जोशी ने कहा भी कि हम भविष्य को लेके, संगीत के भविष्य को लेके अब निश्चिंत है कि शास्त्रीय संगीत जो है वो अच्छे हाथों में है, ये बहुत बड़ी बात है। आज के युवाओं की जब हम बात करते हैं, उस्ताद राशिद खान साहब के जाने के बाद जो ये वैक्यूम हो गया है, जो एक क्षति हुई है संगीत जगत की, विशेष रूप से अगर हम शास्त्रीय संगीत की बात करते हैं, तो फिल्मों से भी अभी हमने इसको जोड़ा, क्या कहेंगे आप? पहले तो अनूप जी आपको चरण स्पर्श। जैसे 3 सीख अनूप जी ने बड़े आसान शब्दों में बता दी, जो कि उनके पिताजी ने उन्हें समझाई थी। इस तरह से सीख देने वाला अगर बड़ा गुरु भी है, छोटा गुरु भी है, तो बच्चे बहुत अच्छे से सीख जाएंगे। और नहीं तो कई बार बच्चों को भी उतनी गहराई वाली बात नहीं समझ में आती है। जिस तरह से गुण आप में है, या आपके पिताजी या उस्ताद राशिद खान साहब में, उस तरह की कमी हमेशा से रहेगी। क्योंकि हमें जितनी उम्र नहीं है शायद आपको गाते उतना हुआ है, या 50-60 सालों की तपस्या है, वो इन बच्चों तक आप सबके रहते ही मिलेगी। मैं आपसे ये समझना चाहूंगी, जब मैं वृंदावन की बात कर रही हूँ, स्वामी हरिदास संगीत सम्मेलन की, सर अनूप सर, रात को 11 बजे उनका कार्यक्रम शुरू हुआ और लगभग 1-1.5 बजे तक वो गाते रहे, और लोग मंत्रमुग्ध होके मध्य रात्रि तक उसी प्रांगण में सब बैठे रहे, और उसमें बच्चे भी थे। सबसे प्यारी बात यह है, उसमें साधु थे, उसमें प्रोफेसर्स थे, अपने ही संगीत में स्वयं डूब जाना और औरों को भी साथ बहा ले जाना। आयुष जी, आपको लगता है जब आप ध्रुपद गायकी करते हैं तो आज महसूस करते हैं कि, मैं अगर आपकी गायकी की बात करूं या श्रोताओं की बात करूं, वो एक संबंध, वो एक संपर्क, वो तादात्म्य आपको लगता है बन पाता है अब? जी जी, बहुत अच्छा आपका प्रश्न है। और सर्वप्रथम आदरणीय अनूप सर को मैं सादर प्रणाम करता हूँ। और देखिए, जैसा मैंने सीखा लोग अपने पिताजी से, या अच्छे लोगों के सानिध्य में, गुरुजनों के सानिध्य में रहकर, या अप्रत्यक्ष रूप में जैसे अनूप सर हैं, उनसे कई सारे चीज़ें मुझे सीखने को मिली। तो हमारे गुरुजी का यही मानना है कि शास्त्रीय संगीत या कोई भी संगीत वह है जिससे श्रोता जुड़ सके। अपने आप यदि वो अच्छा संगीत है तो लोग जुड़ रहे हैं, और ऐसा हमारे पूर्वजों ने बना दिया है। या अभी वर्तमान में जैसे अनूप सर हैं, उस्ताद जी हैं, आज मेरा यही मानना है कि उस्ताद जी कहीं गए नहीं हैं। तो एक छोटी सी जो उस्ताद जी का व्यक्तित्व है, उसके ऊपर जो उन्होंने संगीत के लिए कार्य करा है, उस पर एक उनकी रचना है राग दरबारी में। थोड़ा सा हम लोग इसको प्रस्तुत करेंगे और सबसे अनुमति चाहते हैं। अवश्य।
साधक तुम सुर के 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 अद्भुत कलाकार अद्भुत कलाकार नाद सिद्ध उस्ताद नाद सिद्ध उस्ताद राशिद खान साहब साधक तुम सुर के साधक अमर है तेरो गान अमर है तेरो गान मुनि जन में है मन तुम ते गंधर्व तुम ते गंधर्व कंठ साज श्रुति सब साधक तुम सुर के साधक तुम सुर के। बहुत ही सुंदर, सच में ये एक संगीतज्ञ का, एक गायक का, एक कलाकार का अपना एक ढंग है। अनूप जी, खिराज अकीदत या वाह श्रद्धांजलि। वाह, अनूप सर, सच बात। संगीत प्रेमियों का भोजन है, ऐसा कहा जाता है, लेकिन कुछ कलाकार ऐसे होते हैं, मैं आपको सर राशिद खान साहब को उसी में रखूंगी, कि जो संगीत के प्रति प्रेम भी पैदा कर देते हैं। आपने अभी फिल्मों का जिक्र किया था, ये एक बड़ा सुखद संयोग है हमारे यहाँ जब हम संगीत की यात्रा की बात करते हैं। भारतवर्ष में जो परंपरा सदियों से रही है कि फिल्म्स ने संगीत और युवाओं को जोड़ने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। और जब भी मेट का आपने जिक्र किया, मैं उसी गीत का भी अगर जिक्र करूं तो उस गीत में आपको, छोटा मुंह बड़ी बात, लेकिन मैं कहना चाहूंगी कि उसमें विरह और मिलन की आवाज में महसूस होता है। आओगे जब तुम साजना। आप खुद भी फिल्मों में संगीत देते रहे हैं, आप क्या महसूस करते हैं सर कि फिल्मों और युवाओं को जब मैं जोड़ती हूँ शास्त्रीय संगीत से, तो इनका जो आपस में जो ये तालमेल है, आपका अनुभव क्या कहता है इसमें? ये एक इजी रूट हो जाता है, पॉपुलैरिटी का इजी रूट हो जाता है। एक बार मैं एक फिल्म में म्यूजिक दे रहा था और वो गाना राग सोहनी में बड़ा अच्छा बना था, तो मैं सोच रहा था किससे गवाऊं, तो मैंने वो परवीन सुल्ताना जी से वो गाना गवाया। वाह। और उन्होंने इतना अच्छा गाया था। तो जहाँ जिसकी आवाज सूट होती है और फिर वो अपने प्रोग्राम में भी उसको गाती नहीं, तो जहाँ एक कमाल की आवाज मिल जाए, अभी उनको बहुत कुछ करना था। और एक बात मैं और उनके लिए मैं कहना चाहूंगा कि वे बहुत खुशनसीब थे कि उनको इतनी ही उम्र में वो बहुत सारी चीजें मिली जिसे पाने में कलाकारों को 80-85 वर्ष की उम्र बीत जाती है। संगीत नाटक अकेडमी का सम्मान, पद्मश्री, पद्म भूषण, कितनी सारी चीजें। जी। उत्तर प्रदेश संगीत नाटक भी उनको सम्मानित कर रहा है और बंगाल गवर्नमेंट सम्मानित कर रहा है। तो इस मामले में वे बहुत खुशनसीब थे। और ये हम सब की बदनसीबी है कि मतलब ऐसे, मैं ये तो नहीं कहूंगा कि आकस्मिक, क्योंकि पिछले कई वर्षों से वो बीमार चल रहे थे, लेकिन असामयिक निधन तो ये है। ये मतलब नहीं जाना चाहिए था उनको इतनी जल्दी। ये जो बारीकियों की गहनता की हम बात करें, या जो उनकी जो साधना है उसमें जो दक्षता हासिल हो जाती है, क्या कहेंगे आप इसके बारे में? देखिए, प्रश्न आपका बहुत अच्छा है ये, और मैं अनूप जी से ही जो है शुरू करूंगा। उन्होंने कहा था गुरु के बारे में बात की थी, गुरु का महत्व। एक बहुत सुंदर इसमें दोहा भी है, यह तन विष की वेलरी, यह तन विष की वेलरी, गुरु अमृत की खान।
यह तन विष की वेलरी गुरु अमृत की खान, शीश दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान। एक तो पहली बात यह है कि आपको अच्छा गुरु मिले, क्योंकि बिन गुरु ज्ञान हो नहीं सकता। इसके साथ आप जब संगीत को सीखते हैं तो आपके अंदर एक जो तासीर पैदा होती है, लेकिन इससे बड़ी चीज है कि जब अपने अंदर आप आत्म तत्व को पहचानते हैं। हमारे जब ठाकुर जी की कृपा हम पर होती है, गुरु जी के साथ साथ जब ठाकुर जी कृपा करते हैं, जब हरि मुरली आधार धरत, उस संगीत की बात करिए। जब हरि मुरली आधार धरत, फिर चर चर थिर थाकित राहत सब, जमुना जल न बहा। तो ये एक राग से दूसरे राग में जाना, आविर्भाव तिरोभाव। हमारे बिहारी जी में, हमारे ठाकुर जी में तो इतनी सामर्थ्य थी कि वहां जमुना का जल भी ठहर जाता था सुनने के लिए। अरे बंसी बजी क्या, ठहर जाता। जब इनको ऐसे निशार खान साहब जैसे गुरु मिले तो इन्होंने निश्चित रूप से खुद लिखा है कि ये 4 बजे उठा करके एक एक स्वर को घंटों लगवाते। तो इन्होंने कहा कि शुरू में मुझे बड़ी उलझन होती थी, मेरा बहुत इंटरेस्ट भी नहीं था। मैं जब 18 वर्ष के आसपास हो गया तो मुझे रियाज करने का जो आनंद होता है वो मिलना 18 वर्ष की आयु से शुरू हुआ। आपने रागों की बात की तो बागेश्वरी की बात हो, यमन की बात हो, मुल्तानी की बात हो, बिलास खानी तोड़ी की बात हो, दरबारी की बात हो, बहुत से राग है जिसमें उनकी दक्षता जो है वो पूरा विश्व जानता है। और मैं तो स्वयं साक्षी रही हूँ, आप सब मेरे साथ हैं, जितने सुधीजन हैं, रसिक हैं, सब ने उनको सुना है। पूरे भारत में ही नहीं, पूरे विश्व में उनकी गायकी की बहुत ज्यादा प्रशंसा हमेशा से होती आई, इसलिए उनका जाना जो है बहुत ज्यादा खलता है कि आने वाले समय में इसकी भरपाई हो ही नहीं सकती है। पनीर जी, बहुत संक्षेप में आपसे एक बात समझना चाहूंगी। हम राज 3 की बात करें, जब वी मेट की बात करें, किसना की बात करें, माय नेम इज खान की बात करें, कादम्बिनी की बात करें, मंटो की बात करें, ये कुछ एक फिल्में हैं जिसके लिए उन्होंने गाया। अभी जी अनूप जी भी यही बात कह रहे थे कि फिल्मों से प्रसिद्धि भी मिलती है, आप युवाओं से जुड़ते भी हैं। जब हम फिल्म म्यूजिक की बात भी कर रहे हैं, उसमें भी कहीं थोड़ा सा परिष्कृत होने की आवश्यकता है। एक जो संगीत की पाकीज़गी है, जो पवित्रता है, जो सात्विकता है, उसको कहीं बरकरार रखने की आवश्यकता है। मैं हैरान होती हूँ कि शब्दों से भाव को अभिव्यक्त करते हुए आप किसी को बांध सकते हैं, और ऐसे में ऐसे गीत। तो फिल्म संगीत में शास्त्रीय संगीत का पुट क्या कहेंगे आप? देखिए, जहाँ तक इस समय की बात है, उसका एक ही मुझे जो इलाज समझ में आ रहा है सीधे शब्दों में, कुछ फिल्मों के आप नाम लिए और एक गीत उस फिल्म में शास्त्रीय संगीत पे आधारित डाल दिया गया। उसी तरह हर फिल्म में एक गीत शास्त्रीय संगीत से आधारित हो, बात काफी कुछ वहां पर खत्म हो जाएगी। क्या ठीक है, बात है। जैसे कि है ना, जैसे आपने जो भी, और जहां तक शास्त्रीय संगीत का सवाल है, शास्त्रीय संगीत पे बेस्ड शब्दों की उत्कृष्टता पे, मेरे महबूब तुझे मेरी मोहब्बत की कसम, अब आओगे जब तुम साजना, अंगना फूल खिलेंगे। रिक्वेस्ट देखिए, ये रिक्वेस्ट, जब आप आओगे तब अंगना फूल खिलेंगे। सिंपल शास्त्रीय संगीत, और ये सबसे सीधा तरीका, ये सबसे आसान तरीका है युवाओं में शास्त्रीय संगीत को डालने का। कोई ना कोई एक गीत इस तरह से, ऐसा संगीत बनना चाहिए कि वो आसानी से युवाओं में आए। आज के समय में जब जिस तरह के गीत बन रहे हैं, और हमने देखा कि उस्ताद राशिद खान साहब ने जिस तरह से अभी तक फिल्मों में गाते आ रहे थे, वो जब उनका स्वास्थ्य खराब हुआ उससे पहले तक, और उन्होंने जितने गीत गाए हैं वो सब बहुत ज्यादा मकबूल हैं, बहुत ज्यादा प्रसिद्ध हैं, लोकप्रिय हैं। आपको क्या लगता है, युवा होने के नाते, जब आप युवाओं के बीच में गाते हैं, या जिस तरह से आप शास्त्रीय संगीत को आगे बढ़ा रहे हैं, ध्रुपद गायकी की मैं खास तौर से बात करूं, तो आज का जो समय है और आने वाला जो समय है, उसमें आपको क्या लगता है कि शब्दों का जो चयन है उसमें कुछ परिवर्तन की आवश्यकता है, या इसी प्रकार से हम करते रह सकते हैं? जी, बिल्कुल। देखिए, संगीत में 2 चीज़ें, 2 एलिमेंट बहुत बहुत ज़रूरी हैं। एक तो हमारा स्वर ताल जो आ रही है, और दूसरा शब्द। तो जो आजकल के, जो आप अभी हम लोग ने कन्वर्सेशन में बात हो रही थी, कुछ ऐसे गाने बने हैं कि जिनके शब्द बिल्कुल बोलने लायक भी नहीं हैं।
तो उसमें लोग क्यों उसमें वो एंजॉय करते हैं, क्योंकि उसके बैकग्राउंड में जो म्यूजिक है या जो ताल आ रही है वो आधा ही उसका रस ले पा रहे हैं। वो खाली उसका जो म्यूजिक और जो उसकी ताल पीछे रिदम चल रही है उसी में वो बस थिरकना शुरू कर देते हैं। जब उसको उस दृष्टि से देखा जाएगा कि हम संगीत के साथ साथ साहित्य को भी समझ सकें, साहित्य को भी एंजॉय कर सकें। शास्त्रीय संगीत के कई सारे ऐसी चीजें हैं कि एक बहुत प्रसिद्ध बंदिश है, उस्ताद जी गाते भी थे, अलबेला सजन आयोरी। ये फिल्म संगीत में भी आया है और उसको वैसा फ्यूजन लेके करा गया है। तो उसमें शास्त्रीय पक्ष भी है और आजकल के युवा, मैंने देखा बहुत सारे बच्चे सीखने आते हैं तो उनके जुबान में पूरी वो बंदिश को याद है। उनको नहीं पता कि ये राग अहिर भैरव है, इसमें क्या कोमल क्या लगता है, और वो बंदिश उनको याद है पूरी। तो ये जब हम वैसा एक्सपेरिमेंट वैसा परोसेंगे लोगों को तो ये निश्चित है कि हमारा संगीत तो वो अच्छा है ही, शब्द भी अच्छे हैं, तो अपने आप ही वो लोकप्रिय हो। बहुत कुछ कहा जा सकता है उस्ताद राशिद खान साहब के बारे में, लेकिन इतना ही हम कहेंगे अभी के लिए कि जो परंपरा जिसको वो आगे लेकर चले और जिस तरह से संगीत की साधना उन्होंने की, संगीत को जो महत्व और सम्मान उन्होंने किसी भी रूप में दिलवाया, चाहे वो रागों की बात हो, चाहे वो रागों के मिश्रण की बात हो, शैली की बात हो, सरगम की बात हो, तान अगर हम बात करते हैं जो उनकी जो तानकारी थी, या फिर जो फिल्मों में संगीत उन्होंने दिया या गायकी की, जो मयार उन्होंने, जो मापदंड उन्होंने, जो मानदंड उन्होंने बनाए, तो ये परंपरा, ये ख्याति, ये विरासत, ये धरोहर इसी प्रकार से आगे बढ़ती रहे, अच्छे हाथों में रहे और संगीत का जो सम्मान रहा है हमेशा से वो बरकरार रहे, ये सुनिश्चित करना बेहद जरूरी है। कलाकार कालजयी होते हैं, जैसा अभी विनोद जी ने कहा, काल समय दौर बदलते रहते हैं, कलाकार हमेशा जीवित रहता है अपनी कला के माध्यम से, कला मर्मज्ञों के माध्यम से, रसिकों के माध्यम से, श्रोताओं के माध्यम से, सिने और हम संगीत प्रेमियों की बात करें तो उनके माध्यम से। वीरेंद्र मिश्र जी की कुछ पंक्तियां हैं, उसके साथ में आज के इस श्रद्धांजलि स्वरूप जो कार्यक्रम आपके लिए हम लेकर आए इसको संपन्न करेंगे। ये समुद्र संगीत हमारा जितना मीठा उतना प्यासा, एक बूंद में छुपी हुई है महासागरों की परिभाषा। हम हैं वहीं सिंधु पथ बदला, जल सीमा तक आते जाते, सब कुछ यहां पूर्व निश्चित था, हुआ नहीं यह अकस्मात है। उनका जाना पहले से सुनिश्चित था, निश्चित जो भी आया है उसको जाना है और वो पहले से सुनिश्चित होता है, लेकिन एक कलाकार कभी इस दुनिया से नहीं जाता है। बल्कि मैं तो यहां तक कहूंगी उस्ताद राशिद खान साहब इस फानी दुनिया से रुखसत होने के बाद मुझे लगता है शायद वो अब और ज्यादा हम सबके लिए महत्वपूर्ण हो गए हैं, क्योंकि उनकी परंपरा, उनकी लेगेसी, उसको आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी उनके शिष्यों और उनके बेटे पर तो है ही, आप पर हम पर भी है कि अच्छे संगीत की जब हमारे कानों को आदत हो जाएगी तो स्वतः ये संगीत अपनी धारा, अपना स्थान बनाता चलेगा। अनुप जलोटा जी, मैं बहुत आभारी हूँ आपकी, आपने समय निकाला इतनी व्यस्तताओं के बीच में। आज तो आपको पता है कि हर जगह सारी दुनिया में राम राम की ही चर्चा है, सारे संसार में राम ही राम हो रहा है। तो मैं भी खूब जगह जगह उसकी चर्चा करता हूँ, गाता हूँ। तो दो पंक्तियां मैं उसकी सुनाता हूँ। काशी बदली अयोध्या बदली, काशी बदली अयोध्या बदली, अब मथुरा की बारी है। वाह वाह, काशी बदली अयोध्या बदली, अब मथुरा की बारी है। रामचंद्र हैं लिए धनुष, अब मुरली बजने वाली है। हाँ हाँ, रामचंद्र हैं लिए धनुष, अब मुरली बजने वाली है। तो आपने हमारे मेरे मन देश की में बात जो कही संगीत है, जी। संगीत और भक्ति संगीत, इन दो का बहुत गहरा संबंध। जितने भी शास्त्रीय गायक हैं संबंध है। वो अपने बंदिश गा के अपना राग प्रस्तुत करने के बाद में अंत में एक भजन गाते हैं। चाहे डीवी पलुस्कर जी, चाहे भीमसेन जोशी जी, चाहे पंडित जसराज जी, किशोरी जी, सब लोग बाद में एक भजन गाते हैं एंड में। इसका मतलब जो भजन है वो शास्त्रीय संगीत का अंग है। गजल कोई नहीं गाता बाप,
तो भजन ही गाते हाँ हैं। जी। इसका मतलब है कि ये उसकी एक शाखा है, ये उसका एक हिस्सा है। तो हमें भजन की पवित्रता, भजन की पेशकश हमेशा ऐसी रखनी है जिसमें कहीं ना कहीं राग झलक रही हो, तो हम ये सिद्ध कर सकेंगे जो हमारे पूर्वजों ने किया है। जी, आपको पद्मश्री से नवाजा गया, उन्हें भी पद्मश्री से नवाजा गया, साथ ही संगीत नाटक अकादमी से भी उनको नवाजा गया, और 2022 में उनको पद्म भूषण से भी नवाजा गया। मेरा सौभाग्य है कि आप उनके समतुल्य हैं और आपने हमें समय दिया। मैं बहुत आभारी हूँ आपकी। मैं और मेरे पिताजी, ये हम दोनों ही पिता पुत्र ऐसे हैं जिनको दोनों को पद्मश्री मिला। वाह। जी वाह। ईश्वर की बहुत कृपा है कि हम दोनों को पद्मश्री दिया गया। जी, गॉड इज बहुत काइंड टू बहुत अस। बहुत साधुवाद, धन्यवाद। बहुत धन्यवाद आपको। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। आओगे जब तुम ओ साजना, अंगना फूल खिलेंगे, बरसेगा सावन, बरसेगा सावन, झूम झूम के दो दिल ऐसे वाह। मिलेंगे। नैना तेरे कजरारे हैं, नैनों पे हम दिल हारे हैं, अनजाने ही तेरे नैनों ने वादे किए कई सारे हैं। सांसों की ले मध्यम चले तो से कहे बरसेगा सावन, वाह। बरसेगा सावन, झूम झूम के दो दिल ऐसे मिलेंगे।